प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्टिव विचारक का अंतिम चैप्टर। ठीक है बच्चों, अंतिम चैप्टर की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो ये अंतिम चैप्टर है बच्चों निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण। ठीक है बच्चों, निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण, वो भी बीए फाइनल ईयर फर्स्ट पेपर का नाम है बच्चों स्ट्रैटेजिक विचारक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। बच्चों, निशस्त्रीकरण क्या है? निशस्त्रीकरण या शस्त्र नियंत्रण, देखिए, हथियारों की मात्रा को घटाकर उसे न्यूनतम स्थानों तक ले जाना। और वर्तमान समय की स्थिति जो है, विश्व में अणु बम, न्यूट्रॉन बम, हाइड्रोजन बम एवं रासायनिक बम, सभी प्रकार के बम यहाँ मौजूद हैं। और विश्व में इस समय इतना हथियार मौजूद है कि ऐसी ही धरती को 60 बार लगभग 50 से 60 बार लगभग समाप्त किया जा सकता है। इतने हथियार हैं विश्व में, परमाणु बम, इतने परमाणु हथियार हैं, इतने रासायनिक हथियार हैं, न्यूट्रॉन हैं और हाइड्रोजन बम है। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा है इस समय परमाणु हथियार। मतलब ऐसे हथियार इस समय हैं कि ऐसी धरती को हम लगभग 60 बार समाप्त कर सकते हैं। और बच्चों, एक चीज़ और भी है, ये निशस्त्रीकरण की आवश्यकता महसूस क्यों की गई? भाई, अपना हथियार बनाते रहते, क्या फ़र्क पड़ता किसी को? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन इतिहास क्योंकि ज़रूरत इसलिए महसूस पड़ी कि जैसे विकास कार्यों का खर्च जो है वो हथियारों के मुकाबले बहुत कम है, जबकि हथियारों पर खर्च जो है ज़्यादा लगता है। वैसे भी हम देखते हैं बच्चों, छोटी सी पिस्टल खरीदिए तो 1 लाख रुपए की मिलती है। तो ऐसे समझ लीजिए कि विकास कार्यों से अधिक खर्च हथियारों पर है। ठीक है, और हथियार वो चीज़ जो मानव जीवन को असुरक्षित बनाए हुए हैं। और विज्ञान या टेक्नोलॉजी या फिर जो भी औद्योगिक क्रांति वगैरह जो भी हुई, मानव जीवन को ऊंचा उठाने के लिए। और यहीं पर कहा जाता है विज्ञान एक वरदान है, और यहाँ पर कहा जाता है विज्ञान एक अभिशाप है, क्योंकि महान बड़े बड़े संहारक हथियार भी बन गए हैं। ठीक है बच्चों, और मानव जीवन जो है असुरक्षित बना हुआ है इन हथियारों के कारण। कभी भी गलती से अगर कहीं से कोई ताव में आकर अगर चला दिया हथियारों को तो विश्व युद्ध हो जाएगा, और विश्व युद्ध होने की अवस्था में इस बार धरती का बचना संभव नहीं है। धरती पर प्राणी कोई भी नहीं बचेगा। ठीक है बच्चों, चलिए, और मानव जीवन की सुरक्षा एवं विकास को ध्यान में रखते हुए निशस्त्रीकरण तथा शस्त्र नियंत्रण की आवश्यकता को महसूस किया गया। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब जो भी शस्त्रीकरण की दौड़ खास करके अगर देखा जाए तो 1945 के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुए शीत युद्ध के दौरान ज़्यादा हुआ। शीत युद्ध क्या है? बस वही, युद्ध की तैयारी चलती रहेगी लेकिन युद्ध नहीं होगा। एक प्रकार से शस्त्रों की होड़, अच्छा से अच्छा हथियार कौन बना ले, ज़्यादा से ज़्यादा हथियार कौन बना के रख ले, खास करके घातक से घातक हथियार कौन बना के रख ले। ठीक है बच्चों, अमेरिकी गुट नाटो या सोवियत गुट वार्सा, तो वहीं से प्रारंभ हुआ। दिक्कत क्या हुई इसमें कि राष्ट्र जो है ये दोनों बर्बाद तो हो रहे थे एक दूसरे को देखकर, अर्थात एक दूसरे को देखकर हथियारों का निर्माण तो अधिक कर रहे थे। परिस्थिति क्या थी भाई? हथियारों पर किया गया खर्च, अगर सुरक्षा व्यवस्था दांव पे लगी है तो हथियारों पर खर्च किया जाए, अच्छी बात है, लेकिन करना नहीं कुछ, ज़रूरत कुछ भी नहीं है, फिर भी हथियारों पर व्यय हुआ जा रहा है। इसका क्या मतलब है बताइए? तो यही चीज़ें उस समय खास करके सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव और जो है अमेरिकी नेताओं के दिमाग में ये बात आई कि हम लोग हथियारों का निर्माण तो ज़्यादा से ज़्यादा कर तो रहे हैं, लेकिन कम ज़रूरत क्या है इन सब की? ना तो हम युद्ध लड़ रहे हैं और ना ही कोई इनकी आवश्यकता है। बेवजह हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। क्यों? एक दूसरे को देखकर, एक अच्छा बना रहा है दूसरा और भी अच्छा बनाएगा, एक घातक बना रहा है दूसरा महाघातक बनाएगा, एक के पास ब्रह्मास्त्र है तो दूसरा पाशुपतास्त्र प्राप्त करेगा। इतना बड़े बड़े मतलब इतना कंपटीशन था। इसीलिए
और होना क्या था इन सब में, अगर युद्ध हुआ तो समाप्त कौन होता, मानव जीवन। फारा जो है विकास का कार्य किसके लिए हो रहा है, मानव के लिए। ठीक है बच्चों। और आइंस्टीन ने इसी जो है हथियारों को देखकर, हथियारों की भयंकरता को देखकर आइंस्टीन ने कहा कि ये तीसरा विश्व युद्ध, चूंकि 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं आपको मालूम है, अब तीसरा विश्व युद्ध का नंबर आएगा। अगर ये तीसरा विश्व युद्ध अगर परमाणु हथियारों से लड़ा गया तो मानव सभ्यता जड़ मूल से नष्ट हो जाएगी और आने वाला इसके बाद कोई भी युद्ध पत्थर और लाठियों से लड़ा जाएगा। ठीक है बच्चों। लॉर्ड ग्रे ने क्या कहा है, अगर सभ्यता हथियारों को नष्ट नहीं करती तो हथियार ही सभ्यता का नष्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों। यदि सभ्यता शस्त्रास्त्रों या हथियारों का नाश नहीं करती तो ये अस्त्र शस्त्र ही सभ्यता को ही नष्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों। देखिए निशस्त्रीकरण का अर्थ क्या है, अब यहाँ हम लोग पढ़ते हैं। निशस्त्रीकरण का शाब्दिक अर्थ जो है वो है सभी प्रकार के हथियारों को नष्ट करना जो कि संभव है ही नहीं। ठीक है बच्चों, जो कि संभव है ही नहीं। क्योंकि इसलिए संभव नहीं है कि बहुत से हथियार ऐसे भी हैं जो हमारे दैनिक जीवन के काम आते हैं। छुरी चाकू हो गई, ये तो हमारे घर के काम आते हैं। ठीक है। फावड़ा हो गया, कुल्हाड़ा हो गया, कुल्हाड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या इन सब से घर का कार्य भी किया जा सकता है और इन सब से किसी के प्राण को भी लिया जा सकता है। इसलिए जो कि देखा जाए तो शाब्दिक अर्थ को पालन करना संभव है ही नहीं। ठीक है बच्चों, क्योंकि शाब्दिक अर्थ जो है निशस्त्रीकरण का मतलब ही होगा सभी प्रकार के हथियारों को नष्ट कर देना। वही है, कुछ हथियार दोनों काम आ जाते हैं हमारे दैनिक जीवन में। किसानों के काम के हथियार हैं छुरा चाकू हफिया दराती जो भी है, फावड़ा कुल्हाड़ी। ठीक है बच्चों, गहदाला या रंभा जिसे हम लोग बोलते हैं, तो ये जो है मानव जीवन के काम आते हैं। इनसे प्राण भी लिए जा सकते हैं। आजकल तो पत्थरों से मारकर भी प्राण लिए जा सकते हैं। पत्थर से कूचकर हत्या, बहुत सा जो है पेपर में आप लोग पढ़ते होंगे ना, ईंट से कूचकर युवक की हत्या, ईंट से कूचकर लड़की की हत्या, ईंट से कूचकर वृद्ध की हत्या, बहुत आप लोग पढ़े होंगे। चाकू से गोद कर मारना, कुल्हाड़ी से काट डालना। ठीक है बच्चों। चलिए, कहने का मतलब इसके सामान्य अर्थ जो है इसका यही है कि आयुधों की सीमा को निश्चित करना या नियंत्रित करना और उन्हें घटाने या समाप्त कर देने से है। अर्थात पारंपरिक हथियार जो एक दूसरे के पास है, सामान्यतः ऐसे हथियार जिसका प्रयोग ये दैनिक जीवन में कर सके, किसी आने वाले किसी खतरे का मुकाबला कर सके, लेकिन एक दूसरे को नष्ट या भयानक नष्ट या बिल्कुल जो है विध्वंसकारी हथियार ना रहे। ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निशस्त्रीकरण के प्रकार। निशस्त्रीकरण के प्रकार, पहला है सामान्य निशस्त्रीकरण। इसमें क्या होता है, सभी या अधिकांश राष्ट्रों की भागीदारी होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वे सभी प्रकार के हथियारों को नष्ट कर दें या त्याग दें। कहने का मतलब अधिकांश राष्ट्रों के बीच में ऐसी भागीदारी कि निशस्त्रीकरण की बात तो हो, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सभी नष्ट करें। ये हो गया सामान्य। अस्थानी क्या है, कुछ क्षेत्रीय शक्तियाँ इसमें शामिल होती हैं जो निशस्त्रीकरण हेतु प्रयास करते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, क्षेत्रीय शक्तियाँ। ठीक है बच्चों। चलिए, गुणात्मक निशस्त्रीकरण, कुछ खास या विशेष प्रकार के अस्त्रों पर रोक लगाना, ये गुणात्मक निशस्त्रीकरण। जैसे खास करके कुछ खास हथियार, जैसे हुआ कि अगर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं तो ये हुआ कि परमाणु हथियारों को हम लोग नष्ट कर देंगे। न्यूट्रॉन शक्ति है दोनों के पास तो ये होता है न्यूट्रॉन बम हम लोग नष्ट करेंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन बम हो गया, परमाणु बम हो गया, और बड़ी बड़ी मिसाइलें हो गई, वो कहते हैं कि वो भी जो है नष्ट किया जा सकता है। भाई दोनों नष्ट करेंगे। ठीक है बच्चों। चलिए, वो है गुणात्मक यानी विशेष प्रकार के हथियार जो खास करके ज़्यादा नुकसानदायक हों, विध्वंसकारी हों, उनको नष्ट करने की बात इसमें कही गई है। अगला है मात्रात्मक। मात्रात्मक मतलब संख्यात्मक दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से हम लोग नष्ट करेंगे।
ठीक, यानी बहुत बड़ी मात्रात्मक या सभी प्रकार के शस्त्रों पर रोक लगाना संख्यात्मक आधार पर, यानी गिनती के आधार पर। 100 आप नष्ट कर दीजिए, 100 हम नष्ट कर देंगे। 1000 आप समाप्त कीजिए, 1000 हम समाप्त करेंगे। ऐसा करिए, आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा नष्ट कीजिए, हमारे पास कम है तो हम कम खत्म करेंगे। ये चीज़ होता है बच्चों सामान्य संख्यात्मक आधार पर, उसे कहते हैं मात्रात्मक निशस्त्रीकरण। आगे है परंपरागत निशस्त्रीकरण। क्या है? परंपरागत शस्त्रों का बहिष्कार या कटौती करना। परंपरागत हथियार आप सब लोग जानते हैं, जो सभी राष्ट्र इस्तेमाल करें। सामान्यतः युद्धरत राष्ट्रों में जो हथियार दोनों राष्ट्रों के पास हों उसे हम कहते हैं परंपरागत। ठीक है, जैसे परंपरा का मतलब रीति रिवाज, प्रचलन में जो हो, कहते हैं ये हमारे यहाँ प्रचलन में है, अर्थात ऐसे हथियार जो दोनों राष्ट्रों के पास प्रचलन में हो। पता लगा एक के पास प्रचलन में है, दूसरे के पास नहीं है, तो ऐसा नहीं। जो हथियार दोनों के पास सामान्यता हो वो हथियार पारंपरिक हैं। ठीक, अगला है परमाणु आयुधों को समाप्त करना या नियंत्रित करना, ये है परमाणु निशस्त्रीकरण। यही आजकल चल रहा है, इसलिए कि परंपरागत कोई नष्ट नहीं करा रहा है। ज़्यादा जो खतरनाक हथियार है वो है परमाणु। ठीक है बच्चों, चलिए ये जो है खास करके ये निशस्त्रीकरण की बातें सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में कई चरणों में हुई, जिसके तहत बहुत कुछ जो है दोनों नष्ट करने पर राजी भी हुए हैं, हो भी गए। अब किए कि नहीं किए ये बेटा हम लोग तो देख नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ तो किए ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मार्गेनथाउ ने पूर्ण निशस्त्रीकरण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि शस्त्रों की दौड़ समाप्त करना, शस्त्रों को समाप्त करना या कम करना ही निशस्त्रीकरण, पूर्ण निशस्त्रीकरण है। बच्चों, शस्त्रों की दौड़ को समाप्त करना ये खास करके कहा जाता है शस्त्र नियंत्रण। यानी निशस्त्रीकरण का मतलब अगर देखा जाए सामान्य तौर पर, तो वर्तमान समय में जो हथियार मौजूद हैं उनको कम करना, समाप्त करना, या दो ही चीज़ कह सकते हैं, या तो कम कर दिया जाए मात्रात्मक तौर पे या फिर समाप्त कर दिया जाए जो हथियार मौजूद हैं। और निशस्त्र नियंत्रण का मतलब होता है भविष्य में जो हथियार बनने वाले हैं उनको नियंत्रित करना, वही कहलाता है शस्त्र नियंत्रण। अर्थात शस्त्रों के जो रिसर्च और टेक्नोलॉजी में जो वृद्धि हो रही है, जो नए नए प्रकार के हथियार जो बनने वाले हैं उनको जो है ना बनाना, या बनने के बाद उनको समाप्त कर देना। हालांकि बनने क्या, उसे ना बनाइए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बनने के बाद समाप्त करने में खर्च फालतू व्यय होता है। इसलिए उसे कहते हैं शस्त्रों की दौड़ समाप्त करना, यानी हथियारों को दौड़ को समाप्त करना, वही है शस्त्र नियंत्रण। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं शस्त्र नियंत्रण को क्या कहा जाता है। शस्त्र नियंत्रण नीचे हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे शस्त्रों की दौड़ को समाप्त करना, आगे देखें, अर्थात भविष्य में निर्मित होने वाले शस्त्रों के निर्माण को रोकना। भविष्य में विध्वंसकारी यानी रिसर्च व्यवस्था, टेक्नोलॉजी के आधार पर जो भविष्य में निर्माण होने वाले हथियार हैं, भाई भविष्य में वही हथियार निर्मित किए जाएंगे जो ज़्यादा जो है विध्वंसकारी होंगे, तो उनको रोक देना। अर्थात शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन को रोक देना, क्योंकि एक दूसरे को देखकर ही तो राष्ट्र जो है इसी कंपटीशन में चूर हो जाते हैं और अपने आप को दोनों ही बर्बाद कर लेते हैं। अर्थात शस्त्र निर्माण के दौड़ को समाप्त करना। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए इस पे कुछ परिभाषाएं हम आपको दे रहे हैं। आइनिफ एल क्लाड ने क्या कहा है? शस्त्र प्रतिस्पर्धा राजनेताओं को युद्ध में कूदने को लालायित कर देता है। बच्चों, शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा जो है ये एक दूसरे से लड़ने के लिए इच्छित कर देता है, यानी दोनों को मन होत लड़ाई के। ठीक है बच्चों, जैसे हम लोग कहते हैं ना गांव की भाषा में कि ज़्यादा हथियार बा तो दोनों को मन लड़ाई को हुई, या एक के पास अच्छा हथियार बा तो जितना हो सके मारे के प्रयास करी। ठीक है बच्चों, चलिए कोलंबिस तथा बुल्फे इन्होंने क्या कहा है? शस्त्र तथा शस्त्र दौड़ अपने आप में खूनी तथा महंगे युद्ध का कारण बनती है। बच्चों, सही बात भी है, हथियारों के निर्माण पर पैसा ज़्यादा व्यय हो रहा है, टेक्नोलॉजी में नए नए रिसर्च पे ज़्यादा व्यय हो रहा है, तो ये खूनी तो है ही भाई। हथियार है चूँकि इसलिए कि वो किसी विकास के लिए नहीं विनाश के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए खूनी है। महंगे इसलिए हैं, इसलिए कि उन पर खर्च जो है भारी मात्रा में पैसा व्यय होता है।
कभी कभी इन हथियारों में इतना पैसा व्यय हो जाता है कि उससे एक शहर को जो है कई वर्षों तक जो है भोजन कराया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब विकास तो नहीं, लेकिन जो है विनाश के जो है ये साधन मौजूद है। विनाश का ये जो है शस्त्र नियंत्रण या फिर जो साधन है, जो ये हथियार में जो खर्च है, वो खर्च तो हो रहा है, हम लोग खर्च कर रहे हैं किसके लिए? मौत का सामान खरीदने के लिए, मौत का सामान जो है बना रहे हैं। शस्त्रों की दौड़ इसीलिए यही है, शस्त्रों की दौड़, अच्छे अच्छे हथियारों का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, और इसीलिए खूनी तथा महंगे युद्ध का कारण ये लोग बन रहे हैं। कोहन ने क्या कहा है? शस्त्र तनाव तथा भय को बढ़ावा देते हैं, हथियार तनाव और डर को बढ़ावा देते हैं, दोनों को। ठीक है बच्चों, चलिए फैमूर मेलमैन ने कहा है, सर्वप्रथम शांति की दौड़ का विचार रख। उनका कहना था, सबसे पहले उन्होंने शांति के दौड़ का विचार रखा, और उनका कहना था कि शस्त्रों के बदले समस्त साधनों का प्रयोग विश्व में औद्योगिकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में किया जाना चाहिए। बच्चों, इन्होंने जो कुछ भी कहा है, एक प्रकार से शांति की दौड़ का विचार इन्होंने रखा, और इन्होंने क्या कहा है कि जो हम लोग हथियारों पर व्यय कर रहे हैं उसको हम लोग एक दूसरे के सहयोग के लिए हम व्यय करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हथियारों पर जब व्यय होता है वो मानव विकास या मानव खर्च से कई गुना ज़्यादा व्यय होता है। ठीक है, निशस्त्रीकरण की बच्चों आवश्यकता क्यों पड़ी? आगे पढ़ देते हैं हम लोग। पहला नंबर, शांति की स्थापना के लिए। भाई निशस्त्रीकरण, अगर हथियार नहीं रहेगा, कम रहेगा, तो शांति के साथ रहेंगे, यानी शक्ति संतुलन बना रहेगा। शांति जो है भंग कब होती है? जब शक्ति का संतुलन बिगड़ जाए, अर्थात एक के पास कम हथियार और दूसरे के पास ज़्यादा हथियार हो जाए, तो संतुलन बच्चों बिगड़ जाता है। अर्थात जिसकी ताकत ज़्यादा होगी उसके अंदर घमंड चढ़ जाएगा, और घमंडी व्यक्ति के पास दिमाग नहीं होता, वो फिर बैल छाप बुद्धि लगाता है और प्रयास करता है कि सब हमारे सामने दबे रहें, और वही राष्ट्र जो है एक दूसरे के लिए खतरा बनते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देख लीजिए। समस्याओं के शांतिपूर्ण निराकरण हेतु, जब हथियार नहीं होगा तो किसी भी समस्या को दोनों राष्ट्र शांतिपूर्ण ढंग से हल कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आर्थिक विकास हेतु। बच्चों, आर्थिक विकास कहने का मतलब इसमें यह है कि जो राष्ट्र हथियारों का निर्माण करता है, जो राष्ट्र हथियारों का निर्माण करता है, उस पर राष्ट्र के विकास यानी सिविल नागरिकों के विकास से कई गुना ज़्यादा हथियारों पे वो व्यय कर रहा है, हथियारों पे कई गुना ज़्यादा धन जो है बर्बाद हो रहा है। अब जो राष्ट्र जो है हथियारों को खरीदता है उनसे, बच्चों जो राष्ट्र हथियारों को उनसे खरीदता है वो एक सामान्य कीमत से कई गुना ज़्यादा हथियारों पे खर्च कर रहा है, क्योंकि हथियार महंगे होते हैं। ठीक है, निशस्त्रीकरण की जरूरत इसीलिए है कि अगर जो है शस्त्र बनाने वाले शस्त्र बनाना रोक देंगे तो उनका फालतू व्यय बच जाएगा, और शस्त्र खरीदने वाले या हथियार खरीदने वाले राष्ट्र अगर हथियार नहीं खरीदेंगे तो उनका जो है बहुत बड़ा ज़्यादा पैसा बच जाएगा, तो उस पैसे को अपने आर्थिक विकास में अन्य कार्यों में लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, परमाणु संकट से बचाव हेतु, परमाणु हथियारों को अगर निशस्त्रीकरण कर दिया गया तो संपूर्ण राष्ट्र परमाणु हथियारों से बच जाएगा। नैतिकता की स्थापना हेतु, एक अच्छे राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करने के लिए, नैतिक मूल्यों को बचाने के लिए इन महादैत्याकार हथियारों का भी नष्ट करना जरूरी है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और निशस्त्रीकरण की आवश्यकता जो है पर भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने क्या कहा है? प्रत्येक बंदूक जिसे बनाया जाता है बच्चों है, प्रत्येक बंदूक जिसे बनाया जाता है, प्रत्येक युद्धपोत जिसका जलावतरण किया जाता है, प्रत्येक रॉकेट जिसे छोड़ा जाता है, अंतिम रूप से उन लोगों के प्रति जो भूखे रहते हैं, जिन्हें भोजन नहीं कराया जाता, जो ठिठुरते रहते हैं, जिन्हें वस्त्र प्रदान नहीं किए जाते, उनके प्रति एक चोरी का प्रतीक है बच्चों। ठीक है, इनका कहना यह है
कि जितना रॉकेट इन सब पे खर्च किया जा रहा है उससे हम किसी गरीब को भोजन दे सकते हैं, किसी भूखे को अन्न दे सकते हैं, भोजन दे सकते हैं, किसी जो है ठिठुरते हुए व्यक्ति को अच्छा हम ऊनी कपड़ा दे सकते हैं। ठीक है, नंगे नंगे शरीर वाले को हम कपड़ा दे सकते हैं ताकि उसको ढक सके। हम लोग कर क्या रहे हैं, उन सामानों पे व्यय कर रहे हैं जो जिसके अंदर मानवता है ही नहीं, जो केवल विनाशकारी के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता, हम लोग उन पर पैसा खर्च कर रहे हैं। इसीलिए जो है आइजनहावर ने कहा है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने नागरिकों की आवश्यकताओं को, अपने नागरिकों के पेट को काट कर हम कर रहे हैं, जबकि उसके बदले में हम किसी गरीब को रोटी दे सकते हैं, किसी भूखे को भोजन दे सकते हैं, किसी जो है नंगे और ठिठुरते हुए व्यक्ति को हम अच्छा कपड़ा दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसीलिए यही इन्होंने कहा है। उनके प्रति एक हम अपराध कर रहे हैं जो हम हथियारों को बना रहे हैं और उनकी ओर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसीलिए एक अपराध कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। और शस्त्रों की यह दुनिया केवल पैसा ही व्यय नहीं कर रही है, अपने श्रमिकों का पसीना, अपने वैज्ञानिकों की प्रतिभा, अपने बच्चों की आशाएं भी खर्च कर रही है। अर्थात पैसा ही नहीं करने का मतलब जो पैसा ये व्यय भी कर रही है, कहाँ व्यय कर रही है, मौत के लिए। श्रमिकों का पसीना किसके लिए रह रही है, इंसानों को मारने के लिए। बड़े बड़े हथियार क्या किए जाएंगे, अरे मनुष्य को मारने के लिए ही तो बनाए जा रहे हैं। और वैज्ञानिकों की प्रतिभा को भी जो है मौत के मुंह में लगा रहे हैं। वैज्ञानिकों की प्रतिभा को लगाना हो तो विकास कार्यों में लगाएं। ठीक है बच्चों। और अपने बच्चों की आशाएं, बच्चों की आशाओं का मतलब है कि जैसे बच्चों ये हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना की गई थी, उसका मेन उद्देश्य था आने वाली संततियों को युद्ध की विभीषिका से बचाना, युद्ध की भयंकरता से बचाना। क्योंकि सबके पास जब परमाणु बम हो जाएगा तो आने वाली संततियां, आने वाले समय में कुछ पागल राष्ट्र ऐसे भी होंगे जो पलक झपकते ही परमाणु बम की बटन दाब देंगे और वो मिसाइल से जो है मिसाइल लेके उड़ जाएगा और थोड़ी देर में किसी राज्य को तबाह कर देगा। ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब अपने बच्चों की आशाएं भी खर्च इसलिए कर रहे हैं कि बच्चों को मौत के मुख में भेज रहे हैं और उनको जो है अच्छी से अच्छी जो तालीम देनी होगी, अच्छी से अच्छी शिक्षा जो दे जिसके कारण वो जो है एक अच्छा नागरिक बन सके, वो कार्य वो नहीं कर पा रहे हैं। ना वो यानी उन सब पर पैसा जो व्यय किया जाना चाहिए, सारा पैसा हथियारों पे व्यय किया जा रहा है। ठीक है बच्चों। अब देखिए, युद्धपोतों तथा हवाई जहाज़ों पर खर्च किए जाने वाले व्यय की अपेक्षा अस्पताल बनाने, खाद्य सामग्री बनाने तथा फैक्ट्रियों को बढ़ाने के लिए खर्च करना अधिक लाभकारी एवं हितकारी है। कहने का मतलब बच्चों, उन्होंने ये कहा है कि जो हथियारों को बना रहे हैं, युद्धपोतों को बना रहे हैं, लड़ाकू हवाई जहाज़ों को बना रहे हैं, लड़ाकू विमानों को बना रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप जनता की सेवा करने के लिए जन सेवक के रूप में अस्पतालों को बनवाइए, कॉलेज खुलवाइए, खाद्य सामग्री और फैक्ट्री को बढ़ाने का प्रयास कीजिए अपने राज्य में। इन फालतू के हथियारों में व्यय ना किया जाए। ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है बच्चों, ये वीडियो लंबा हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे निशस्त्रीकरण हेतु प्रयास। तो कब कब प्रयास किया गया उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे।